गुड इवनिंग। आई एम अनिल ओझा एंड वेलकम टू इजी क्लास। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पूर्व के वीडियो में हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे। प्रथम चरण जो था उसे 1885 से 1905 तक रखा गया और द्वितीय चरण जो था 1905 से 1919 तक था और तृतीय चरण 1919 से 1947 तक था। आज हम इस वीडियो में प्रथम चरण की चर्चा करेंगे। प्रथम चरण में उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का युग कहा जाता है। इसमें अधिकतर नेता उदारवादी थे, जिसमें जैसे कि हम दादा भाई नेहरू जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। यह जितने भी महान नेता थे, इन्होंने अपने साथ बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, ये सारी संख्याएं थी और धीरे धीरे आम जनमानस का भी इसमें समर्थन मिलता जा रहा था। स्थिति यह हुई कि ये लोग धीरे धीरे लोकप्रिय होते चले गए और इनकी संख्या क्रमशः बढ़ती चली गई। जहां तक 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम सम्मेलन जो बंबई में हुआ था उसमें संख्या 72 थी और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और यही संख्या ठीक 1 साल बाद 1886 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसमें संख्या 434 हो गई। जहां दादा भाई नेहरू अध्यक्ष हुए, ठीक 1 साल बाद यह संख्या मद्रास में 1887 में जो अधिवेशन हुआ था 607 हो गई और इसमें अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यह संख्या उसके 1 साल बाद 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसमें कि 1248 संख्या हुई और जिसके अध्यक्ष जॉर्ज उले थे। यह जो अध्यक्ष का सिलसिला है, ये क्रम से मैंने 4 साल के अध्यक्ष के बारे में बताया है और इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक तो स्वभावतः पहला प्रश्न यही है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में जो मद्रास में थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ है जॉर्ज उले। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है जो 1917 में हुई थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू जो कि 1925 में थी। तो यह प्रश्न आपको नोट कर लेना चाहिए, कॉपी लेके बैठना चाहिए और इसको लिखते चलिए ताकि आप रटे मत, याद हो जाए। इतिहास याद हो जाता है, इसका अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखें तो यह जो नेता उदारवादी नेता थे, चूंकि नाम से ही क्लियर है, नाम से स्पष्ट है, ये सारी बातें अपना प्रेम पूर्वक कहते थे। इनकी भावनाओं में कोई भी उतार चढ़ाव या आक्रामक रुख नहीं होता था। यह अंग्रेजों को अपना दुश्मन भी नहीं मानते थे। अंग्रेजों से अपनी बातों को नम्रतापूर्वक कहते थे, बार बार कहते थे और कहते थे कि उनके रहने में ही हमारा भला है। इस तरह की इनकी सोच थी। इनको देश की स्वतंत्रता से मतलब नहीं था, बल्कि वो कुछ रियायत चाहते थे। अंग्रेज भारत छोड़ के ना जाए, उसको हमें कुछ रियायत दे, हाथ जोड़कर विनती और याचना उदारवादी नेता किया करते थे। विधान परिषदों में विस्तार की बात करते थे कि विधान परिषद की संख्या बढ़ा दी जाए, परीक्षा की जो न्यूनतम आयु है उसे बढ़ा दी जाए। जैसा कि हमने बताया है कि लीटन जो थे, ICS की उम्र 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिए, जिसमें कि भारतीयों की संभावना कम होगी उसमें सिलेक्शन होने की। अतः इस चीजों को बढ़ाने की बात करते थे। फिर परीक्षा का आयोजन जो है भारत और इंग्लैंड में एक साथ हो सके, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ सके, इस तरह की इन लोग की याचना हुआ करती थी और ये कहते थे। अब यह जो याचना इनकी थी, यह चीज बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी हमारे उदारवादी नेताओं को और जो कुछ उस तरह के उदारवादी नेताओं के समकक्ष उग्रवादी नेताओं को भी। लाला लाजपत राय ने तो कहा कि बताइए, आप इंग्लैंड गए रोटी मांगने और आपको पत्थर मिला।
कुछ नेताओं ने भिक्षा वृत्ति के समान कहा। अब कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या था, इसके बारे में समझ लीजिए। प्रारंभ में तो कांग्रेस का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अच्छा था, लेकिन जब 3 साल बाद जब इनकी संख्या क्रम से बढ़ती जा रही थी और ये लोग अपनी मजबूत मांगों के प्रति कठोरता से ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे, तो उनका जो रुख था वो बदलने लगा। लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश सरकार के, जिनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को अपने यहाँ डिनर में बुलाया था, भोजन कराया था, प्रेरित किए थे, सहयोग किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में, उनका भी रुख विरोध का हो गया। उनकी मांगों को वो उपेक्षित करने लगे। यहां तक कि लॉर्ड डफरिन ने बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अल्पमत का नेतृत्व कर रही है और यह पूरी भारतीय जनता का नेतृत्व नहीं कर रही है। उसी तरह से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को कहा कि यह तो पतन की तरफ जा रही है और यह बहुत गंदी चीज है, यह जल्दी मर जाए और मैं उसकी मृत्यु को देखना चाहता हूं। इस तरह की बात थी। यहां तक कि एक अंग्रेजी अखबार ने तो इसे राजद्रोह की संज्ञा दे दी। उदारवादी नेता इससे हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने इंग्लैंड में भी जाकर प्रचार किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार किया, भारतीय जनता की स्थितियों के बारे में वहां बताया कि भारतीय राष्ट्रीय जनता की स्थिति पे अंग्रेजों का किस तरह से कुप्रहार हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है। दादा भाई नेहरू जी ने अपने पत्रिका आर्थिक इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया मीन्स आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत के माध्यम से बताया कि भारतीयों का पैसा अंग्रेज इंग्लैंड लेके चले जा रहे हैं और वह मुगलों से भी खतरनाक है। मुगल तो भारतीयों का संसाधन और रॉ मेटीरियल यही रखते थे, ये तो सीधे निष्कासित हो रहा है। फिर भारतीय सुधार समिति दादा भाई नेहरू के द्वारा बनाई गई और 1889 में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने एक इंडिया नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह इन लोग के आवेदन की नीतियां थी। ऐसा नहीं है कि निष्कर्ष के रूप में अगर यह कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह बिल्कुल इनका स्थापना या इनका मांगना बेकार था, तो यह नहीं है। यह इन लोग के साथ न्याय नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, इन लोगों ने बहुत कुछ किया। इसके अंतर्गत इस कड़ी में अगर हम देखें तो 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। भारतीयों के मन में यह बात घर कर गई कि ब्रिटिश हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं, वह हमारा भला कभी नहीं सोचेंगे। फिर इनके चलते 1892 में भारतीय परिषदीय अधिनियम हुआ। बेल्बी कमीशन 1896 में लगाया गया। बेल्बी कमीशन का मतलब भारतीय व्यय कितना हो रहा था, इसके लिए जांच की गई। ये सारी बातें की गई। अब हम बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन के समय भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। उन्होंने भारत की जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या 7,85,00,000 थी, उसका उन्होंने बंटवारा किया और उन्होंने इसके बारे में कहा कि यह प्रशासनिक असुविधा हो रही है। एक लेफ्टिनेंट जनरल पूरे बंगाल का शासन करने में अक्षम है, अतः शासन को कुशलता से किया जा सके, इसके लिए इसका बंटवारा अनिवार्य है। चूंकि 1874 में ऑलरेडी असम का बंटवारा हो चुका था, लेकिन बंगाल को और ये बांटना चाहते थे पूर्वी और पश्चिमी भाग। पूर्वी बंगाल, जहां की जनसंख्या उन्होंने 3 करोड़
10 लाख रखी, जिसमें असम, ढाका और चटगांव रखा गया, और पश्चिमी बंगाल में 4,75,00,000 और बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन कुल मिला के 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और इसके लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार हुआ, कपड़े जलाए गए, महिलाएं घर से बाहर निकली, तरह तरह से विरोध हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने किया, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया, उत्तर प्रदेश में किया, फिर पूना में बाल गंगाधर तिलक ने किया। इस तरह से हर एक लोगों ने अलग अलग तरीके से विद्रोह किया। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा, जिसे 1971 में बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो वहां का यह राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन जो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे, स्वराज को स्वीकार किया गया और कहा गया कि स्वराज की मांग की जाएगी। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में मतभेद की भावना मुसलमान में पैदा की। मुसलमान में जो मतभेद की भावना भारतीय ब्रिटिश सरकार ने की, उसमें कुछ हद तक सफल भी थे। सर सैयद अहमद खान, शिव सितारे ने मिलकर पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनियन ऑफ पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की। इस तरह से मुसलमान में मतभेद हो गया। फिर गरम दल और नरम दल, नरम मीन्स उदारवादी और उग्रवादी, दोनों दलों में मतभेद हुआ। उस मतभेद को 1907 में सूरत अधिवेशन में देखा गया, और यह मतभेद इस स्तर तक हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन इन दोनों दलों में हो गया, गरम दल और नरम दल। अब इसके बाद यह इतना उग्र रूप और प्रचंड रूप पकड़ता जा रहा था बंगाल विभाजन कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय बने, उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और तब जाके विद्रोह, लेकिन इससे कुछ कम हुआ। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार की भावना क्या थी, यह स्पष्ट होता जा रहा था। अब हम आंदोलन का प्रथम चरण आज पढ़ लिए, अगले वीडियो में हम आंदोलन का द्वितीय चरण बताएंगे। अगर इसमें कोई भी समस्या अगर समझ में आ नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।